हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका ही चैनल स्टडी एंड पॉइंट पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के बीच पॉलिटी, जिसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक के भी सभी अनुच्छेदों को एक एक बार अच्छे से समझाया जाएगा डिटेल में। फ्रेंड्स, आप सभी इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखिए, जिससे आगामी आने वाले एग्जामों में इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1। तो अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 1 में कितना आर्टिकल है, उस आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान है, उसको हम शुरुआत से देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 1 बोला जा रहा है, भारत राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अर्थ यह हुआ कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अर्थात राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यह हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 1 के तहत कहा गया है। तो अब हम देखेंगे आर्टिकल 2 में क्या प्रावधान है। तो आर्टिकल 2 में बोला यही जा रहा है कि भारत में नवीन या नए राज्यों का प्रवेश होना, तो संसद विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं, ठीक ना। तो आर्टिकल 2 के तहत संसद का अधिकार है किसी भी राज्य के प्रवेश या स्थापना करने का। तो आर्टिकल 3 में हम देखेंगे क्या प्रावधान है। चलिए आगे आर्टिकल 3 में देखते हैं कि आर्टिकल 3 में बोला जा रहा है कि भारत की सीमा के अंदर किसी नए राज्यों को बढ़ाना। तो आर्टिकल 3 के तहत जो है ना, आर्टिकल 3 के तहत संसद नए राज्यों को निर्माण या वर्तमान राज्यों के नामों या सीमाओं को परिवर्तन करने का अधिकार आप संसद के पास है। आर्टिकल 3 के तहत वो सभी कार्यों को कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 4 में क्या प्रावधान है। तो आर्टिकल 4 में प्रावधान यही है कि अनुच्छेद 1, 2 और 3 पालन करने के लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल एक बिल मान के भी बदला जा सकता है। तो संसद को जो भी प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, उस सभी प्रावधान को करने के लिए संसद को उसको संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बिल मान करके बदला जा सकता भी है, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 2। तो हम अब देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 2 में कितने आर्टिकल हैं और उस आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, उस सभी को अच्छे तरीके से हम जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए आगे की ओर हम बढ़ देते हैं। आर्टिकल नंबर आता है 5। आर्टिकल 5 में है नागरिकता की परिभाषा। तो अब हम समझ लेते हैं नागरिकता क्या होता है। तो नागरिकता एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो देश में रह रहे व्यक्तियों को दिया जाता है, ठीक है ना। एक प्रकार का जो है सर्टिफिकेट होता है जो देश में रहता है नागरिक, उसको दिया जाता है, ठीक ना। तो आर्टिकल 5 में जो नागरिकता है, वो नागरिकता के बारे में जो है हमारे भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति उस व्यक्तियों को नागरिकता दिया जाएगा जो उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसका माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। उस संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से ही भारत में रहता हो, ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिक दिया जाएगा। ये आर्टिकल 5 के द्वारा बताया गया है। ओके, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस समय पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में बताया गया है। जो भी जिस समय भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हो रहा था, उस समय जो है विभाजन के समय जो है ना, बहुत ऐसे व्यक्ति थे जो पाकिस्तान से भारत आने वाले थे। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की बात चल रहा है। तो जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आएंगे, वो व्यक्तियों को नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, वो क्या होना है कि नहीं, इसके में बताया गया है, ठीक है। तो जो ही व्यक्ति है जो पाकिस्तान से जो भारत में थे, वो पाकिस्तान में चले गए थे, फिर पाकिस्तान से भारत में आए हैं, तो उसको तो नागरिकता बिल्कुल ही मिलनी ही चाहिए। लेकिन उसके लिए कैटेगरियाँ लगाई गई थी, जिसमें 19 जुलाई जो है 19 जुलाई 1948 को एक परमिट नियम लगाया गया था, जिसमें जो है जो भी पाकिस्तान से आ रहे हैं व्यक्ति, वो भारत में आएंगे और 6 महीना तक रहेंगे। उसके बाद जो है ना, भारत की नागरिकता दी जाएगी और उससे पहले नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। कोई व्यक्ति आएंगे, 6 महीने रहेंगे, उसके बाद नागरिकता प्राप्त करेंगे। ओके, तो एक जो है आर्टिकल 6 में बताया गया। और आगे हम बढ़ के देखते हैं आर्टिकल 7 में क्या क्या चीज़ है।
तो आर्टिकल 7 में जो है विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के विषय में बताया गया। विभाजन हो रहा था उस समय जो है भारत से कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो पाकिस्तान में जाने वाले लोगों के विषय में बताया गया है, ठीक है ना। जो भारत से पाकिस्तान में जाने वाले व्यक्ति हैं वैसे आर्टिकल 7 में जो है ना ये बताया गया है भारत से जो भी व्यक्ति पाकिस्तान में जाता है उसके बारे में बताया गया। तो उसमें भी एक कैटेगरिया यह था कि 1 मार्च 1947 को जो व्यक्ति जो है ना 1 मार्च 1947 से जो व्यक्ति जो है भारत से पाकिस्तान में चले गए हैं उसके लिए जो है ना वह एक कैटेगरिया फिर लगाया गया है क्या कि उसमें रहता हो और वो व्यक्ति फिर जो है ना आए और 6 महीना जो है ना 6 महीना रहने के बाद भी उसको जो है ना अपना नागरिकता दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। ओके, तो आर्टिकल नंबर अब आता है 8। आर्टिकल 8 में देख लीजिए। आर्टिकल 8 में है भारतीय मूल लोगों के लिए प्रावधान। तो भारतीय मूल लोगों के एक प्रावधान था जो मान के चलिए कि जो व्यक्ति जो भारत में रहता हो और किसी कारणवश जो है किसी दूसरे विदेशी क्षेत्रों में रहता हो, भारत में तो उसका जन्म हुआ ही है, रहता ही है, लेकिन भारत के रहते हुए भी किसी दूसरे विदेशी क्षेत्रों में रहता हो, वैसे व्यक्तियों को नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो बिल्कुल उनका नागरिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका माता पिता का जन्म भारत में हुआ होगा तो बिल्कुल उसका मिलेगा ही। वैसे व्यक्ति जो विदेशी में रहते हो और उसका नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं, तो उसका एक आधार होता है उसका माता पिता भारत में जन्म हुआ होगा तो बेटा भी उसका पुत्र कहीं भी रहेगा तो उसका माता पिता के अनुसार जो है ना उस बेटे को और उस व्यक्तियों को भारत की नागरिकता मिलेगी, क्योंकि उसका पिता का जन्म भारत में हुआ है, इसलिए उसका नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार आर्टिकल 8 के माध्यम से हो जाता है, ठीक ना। तो अब देखेंगे आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में यह गया है नागरिकता का निलंबन। अब आर्टिकल 9 में यह होगा कि नागरिकता का निलंबन भारत के व्यक्ति विदेशों में जाकर और विदेशों में नागरिकता ले लेता है। अगर मान के चलिए कोई भी व्यक्ति भारत में है, भारत का है और विदेश में जाकर के वो नागरिकता विदेश का प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्तियों को भारत का नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं और नहीं मिलेगा भी उसको। ओके, आगे देखते हैं आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में यही बताया गया है कि नागरिकता का अधिकार। आर्टिकल 10 में क्या है कि मान के चलिए कि कोई व्यक्ति अगर नागरिकता का निलंबन कर रहा है, निलंबन जैसे में जो है ना कोई व्यक्ति जो है मान के चलिए कि भारत और पाकिस्तान में क्या हुआ, लड़ाई हो गया और ऐसे व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, भारत की नागरिकता प्राप्त है और वो पाकिस्तान की ओर से बोल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ये जो है ना अधिकार है क्या कर लेंगे, नागरिकताएं छीन ली जाएगी, ठीक ना। चलिए आगे की ओर देखेंगे। आगे जो आपका है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में कहा गया है, आर्टिकल 11 में कहा है कि नागरिकता संबंधी जो कानून होगा संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता कानून में संशोधित कर उसको बना सकता है। तो नागरिकता के संबंधित जो भी कानून होगा वो नागरिकता के संबंधित जो भी कानून होगा वो संसद के गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है। ओके, तो चलिए आगे की ओर हम देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 3। तो भारतीय संविधान का भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्योंकि भारत का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है ना मूल अधिकारों की शुरुआत जो है यहीं से होता है, जो कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 था, ठीक ना, 7, जो आगे बढ़कर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है ना संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया, जिससे जो है वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ओके, तो आगे चलिए बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 में कहा जाता है कि राज्य की परिभाषा, जो भी राज्य की परिभाषाएं हैं वो आर्टिकल 12 के तहत हमारे संविधान में बताया गया है। तो आगे हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर आपका आता है 13। 13 में कहा जाता है कि संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकार की मूल संरचना को परिवर्तन किए बिना संशोधन कर सकते हैं। उस संसद को अधिकार दिया गया हमारे संविधानों में, जो आर्टिकल 13 के तहत दिया गया है कि मूल अधिकार में आप कोई परिवर्तन नहीं कीजिए तो भी आप संशोधन कर सकते हैं। वो संसद का अधिकार प्राप्त किया गया है, ठीक है ना। अब आगे हम देख लेते हैं कि जो है फर्स्ट जो है हमारा जो है मौलिक अधिकार क्या है, समानता का अधिकार। 6 को जो है ना अधिकार हैं, जिसमें फर्स्ट जो है समानता का अधिकार जिसमें
आर्टिकल जो है आपका 14 आता है। 14 बोला जा रहा है विधि के समक्ष समानता। जो एक हमारे भारत में रह रहे व्यक्तियों के लिए एक विधि बना है, एक नियम बना है, एक कानून बना है, जिससे जो है हमारे भारत में रह रहे व्यक्तियों को एक जो है हर व्यक्तियों को समानता मिलता है, विधि के समक्ष समानता मिलता है। अब हम आगे देख लेते हैं आर्टिकल नंबर आपका आता है 15। आर्टिकल 15 में कहा जाता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव, किसी भी व्यक्ति को जन्म, जाति, मूल एवं जन्म स्थान के आधार पर उस व्यक्ति को हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं और आगे देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 16 बोला जा रहा है लोक नियोजन के अवसर पर रोजगार की समानता उपलब्ध कराना है। जो हमारे भारत में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं वो सभी व्यक्तियों को रोजगार के अवसर क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए, समानता के लिए होना चाहिए। और आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखा जा रहा है कि आर्टिकल नंबर आपका आता है 17। आर्टिकल नंबर 17 में आप सभी को यह बताया गया है हमारे भारतीय संविधान में कि अस्पृश्यता का अंत या अछूत परंपरा का अंत कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्तियों को आप छुआछूत के नज़रों से आप देख रहे हैं तो वो व्यक्ति का यह अधिकार बनता है कि आर्टिकल 17 के माध्यमों से उच्चतम न्यायालय में जाकर आपसे आपके मतलब खिलाफ जो है ना वहाँ पे शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसलिए जो है आर्टिकल 17 के माध्यमों से अस्पृश्यता या छुआछूत को आप क्या कर सकते हैं, अंत किया गया है हमारे संविधान में यह कहा गया है। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि आर्टिकल आता है 18। आर्टिकल नंबर 18 आता है। जो आर्टिकल 18 में यह कहा जाता है कि उपाधियों का अंत, जो भी उपाधियाँ मिला जा रहा था वो आर्टिकल 18 के तहत जो है ना सभी का अंत होगा, ठीक ना। अब हम देखते हैं कि संविधान का जो है ना जो अधिकार जो होता है, मौलिक अधिकार जो है वो दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है, फर्स्ट सा क्या समानता का अधिकार और दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। जो भारत में रह रहे व्यक्तियों को जो स्वतंत्रता मिली है उसका जो कौन कौन अधिकारे हैं वो हम देख लेते हैं आर्टिकल के माध्यमों से, ठीक ना। अब हम देख लेते हैं कि आर्टिकल जो है आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 में इसमें विविध प्रकार के स्वतंत्र के बारे में बात किया गया है। जो हमारे भारत के संविधान की जो आर्टिकल 19 है उसमें विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, जो हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या बताया गया है। ओके, जो है भारतीय संविधान के 19 के वन में बोला जा रहा है इसमें आप बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता और झंडा फहराने की स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है। जो हमारे संविधान के आर्टिकल 19 के 1 है जिसमें मीडिया की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता इस सभी के बारे में बताया गया है। अब हम आगे की ओर देख लेते हैं जो कि आगे है कि 19 के 2 इसमें शांतिपूर्वक हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। अगर आप जो है भारत में रह रहे हैं तो आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्वक बिना हथियार के आप सम्मेलन की स्वतंत्रता कर सकते हैं। ओके, और आगे देखते हैं कि आगे जो है आर्टिकल कितना है 19 है। आर्टिकल 19 के 3 में कहा गया है आर्टिकल 19 के 3 में कहा है संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता। आप क्या कर सकते हैं, अब संघ या समूह बना सकते हैं हमारे भारत में, जो आर्टिकल 19 के 3 के तहत अधिकार मिला है, ठीक ना। अब आगे की ओर देखते हैं आर्टिकल नंबर 19 के 4 में कहा जाता है भारत में कहीं भी विचार करने की स्वतंत्रता है। अब भारत में कहीं भी आप विचार कर सकते हैं, कहीं भी संघ या समूह बना सकते हैं, ये सभी 19 के तहत दिया गया है। 19 के अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि 19 के 5 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 19 के 5 भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 के 5 के तहत आप भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी निवास करने की आपकी स्वतंत्रता प्राप्त है, हमारे संविधान में कहा गया है 19 के 5 के तहत। ओके, अब आगे की ओर देखते हैं आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 में देखते हैं क्योंकि अपराध में दोष सिद्धि के समक्ष जो है ना अधिकार, अपराध में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण के विषयों में चर्चाएं किया गया है, जो आर्टिकल 20 में कहा गया है। जो तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 21 आ रहा है। 21 में बोला जा रहा है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 21 के माध्यमों से कोई भी व्यक्ति क्या है, एक स्वतंत्र रहता है, जो अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है, जीवन जी सकता है अपने मन से, किसी से शादी भी कर सकता है, प्यार भी कर सकता है, जो आर्टिकल 21 के माध्यमों से जो है ना प्रावधान उपलब्ध है एक व्यक्ति के पास, ठीक ना। तो आर्टिकल आप देखते हैं 21 के 1 जो आर्टिकल है वो बोला जा रहा है कि
इसके जो है ना इसको 88वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है ना जोड़ दिया गया। और उसमें एक क्या है, उसमें एक नियम लगा दिया गया जिसमें 6 से 14 वर्षों के जो बच्चे होते हैं उसको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया जाए। जो भी बच्चे हैं 14 वर्ष से 6 से 14 वर्ष के हैं वो बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए, जो 88वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से आर्टिकल 21A के तहत जोड़ा गया था। ओके, अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 22 में है गिरफ्तार के संदर्भ में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके संबंध में जो है ना बहुत सारे ऐसी संरक्षण है जिससे जो है आर्टिकल 22 अर्थात 22 के माध्यमों से मिलता है, जिससे वो व्यक्ति सुरक्षित रह पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है एक फंडामेंटल राइट्स है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मूल अधिकार है जिसमें देखेंगे कितना आर्टिकल है, उस आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर आता है 23 आता है। अनुच्छेद 23 में बोला जा रहा है कि मानव तस्करी एवं बड़ा श्रम पर प्रतिबंध का प्रावधान हो, यहाँ पे होना चाहिए कर प्रावधान, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो भी मजदूर होता है, जो बंधुआ मजदूर होता है, जो क्या बोला जाता है कि व्यवहार है, वो सब बड़ा श्रम है, उस सभी जो है ना उस सभी का जो दुर्व्यवहार हो रहा है उस सभी दुर्व्यवहारों का अंत आर्टिकल 23 के तहत किया गया है। ओके, आर्टिकल अब आता है 24। आर्टिकल 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध का प्रावधान। तो आर्टिकल 24 के तहत जो भी बच्चा जो है ना 14 वर्ष से कम कोई भी कल कारखानों में अगर काम करता है तो उसके खिलाफ जो है ना आर्टिकल 24 के तहत आप जा सकते हैं, जिससे जो है ना आर्टिकल 24 के तहत जो है ना आप किसी भी बच्चे को कल कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं जो कि 14 वर्ष से कम हो। 14 वर्ष के ज़्यादा से होगा तो होगा, लेकिन 14 वर्ष से कम के व्यक्तियों को आप किसी भी कल कारखाने में आप काम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि उसका जो है ना मूल अधिकार फंडामेंटल राइट एक कहता है कि आपका जो है ना वह पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार है, जो दूसरा चीज़ करने का अधिकार है। उसका अधिकार यह नहीं है कि वह काम करे किसी फैक्ट्री में जाकर, क्योंकि उसका समय के अनुसार उसका जो है पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में यह कहा गया है भारत में किसी भी धर्म और उनके रिवाजों को मानने का अधिकार है। हाँ, तो भारत में अगर कोई भी व्यक्ति रह रहा है, कोई व्यक्ति रहे, किसी का धर्म एक अपना धर्म होता है, तो आपको मानना है, आपको सभी धर्मों को मानकर आपको चलना पड़ेगा। ओके, आप ये नहीं किया कि हमारा धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ऊंचा रहेगा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं। आप जो है ना सभी रिवाजों और धर्मों को क्या कर सकते हैं, मान के चलिए, ठीक ना। तो आगे हम देख लेते हैं। आगे जो आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर आपका आता है 26 आता है। अनुच्छेद 26 बोला जा रहा है धार्मिक कार्य एवं धार्मिक सम्मेलन की स्वतंत्रता अर्थात मैनेजमेंट। कोई भी धार्मिक कार्य होता है, धार्मिक सम्मेलन होता है, तो आप आर्टिकल 26 के अंदर आप स्वतंत्रता पूर्वक आप उसको कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आर्टिकल 27 आता है। तो आर्टिकल 27 के माध्यमों से भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर की फ्री माना जाएगा। कोई भी धार्मिक आय है उसमें जो है ना कर जो है ना फ्री माना जाएगा, जो आर्टिकल 27 के अंतर्गत आता है। आगे की ओर देख लेते हैं। आगे जो है आर्टिकल नंबर आपका आता है 28 में बोला जा रहा है भारत के अल्पसंख्यकों को अधिकार की वह अपने लिए धार्मिक शैक्षणिक संस्था स्थापित कर सके। देखो आर्टिकल 28 के तहत जो है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है, कोई भी अल्पसंख्यक मतलब अल्पसंख्यकों को यह अधिकार मिला गया है कि आप जो है ना एक अपना धार्मिक शिक्षा संस्थान आप क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ओके, तो अब आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार के तहत हम देख लेते हैं कौन कौन सी आर्टिकल है, उसमें आर्टिकल में कौन कौन सी प्रावधानें अंकित है, ठीक है। तो आर्टिकल देख लेते हैं, यहाँ पे 29 है। आर्टिकल 29 में कहा गया है संस्कृत प्राप्त करने की अधिकार, संस्कृत प्राप्त करने की अधिकार। तो आर्टिकल 19 के तहत जो है ना आप अपने संस्कृत प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आगे की ओर देख लेते हैं। आगे जो है आर्टिकल 30 है। तो आर्टिकल 30 में ही कहा गया है कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, कि कोई भी जो व्यक्ति है उसको जो है ना शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार आर्टिकल 30 के माध्यमों से मिलता है। ओके, आर्टिकल 30 के माध्यमों से आप कहीं भी आप किसी समय कहीं भी आप शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, अधिकार ले सकते हैं शिक्षा प्राप्त कर